आप सभी का पुनः स्वागत है YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय की इकाई 4 परिक्षेपण की माप इकाई से यहाँ पर प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ। तो आइए बिना समय नष्ट किए हम इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इस इकाई से कुल मिलाकर कितने अंकों की परीक्षा रहेगी। तो आपकी कुल मिलाकर के इस इकाई के लिए जो परिक्षेपण की माप है इसके लिए 7 अंक आवंटित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा और एक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। तो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। चरम मूल्यों में सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अपकरण की माप है। सबसे ज़्यादा जो चरम मूल्यों से प्रभावित होने वाली जो अपकरण की माप है वह है विस्तार। विस्तार को अंग्रेजी में हम रेंज भी कहते हैं। विस्तार को आर से प्रदर्शित भी किया जाता है। तो चरम मूल्यों में सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जो अपकरण की माप है वह क्या है? रेंज है। अगला प्रश्न है, अंतर चतुर्थक परास के परिकलन में किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अंतर चतुर्थक की ज्ञात गणना करने के लिए Q3 - Q1 सूत्र का प्रयोग किया जाता है। परास को विस्तार भी कहते हैं। परास गुणांक है। परास गुणांक का सूत्र क्या है, जिसे हम विस्तार गुणांक का सूत्र भी कहते हैं? L - S और प्लस L + S। L - S अपॉन L + S। ये क्या है? परास गुणांक या विस्तार गुणांक का सूत्र है। वितरण में असमानता का अनुमान लगाने के लिए परिक्षेपण की आरेखी माप को क्या कहते हैं? तो वितरण में असमानता का अनुमान लगाने के लिए परिक्षेपण की जो माप होती है, आरेखी माप, उसे कहते हैं ओजाइव वक्र। ओजाइव वक्र के माध्यम से वितरण में असमानता का अनुमान लगाने के लिए हम ये आरेखी माप का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, परास का अर्थ लिखिए। परास यानी विस्तार, उसका अर्थ क्या है? अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच जो अंतर होता है, यानी R बराबर होता है L - S। L यानी सबसे बड़ा पद मूल्य और S यानी सबसे छोटा मूल्य। तो अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम परास या विस्तार कहते हैं। अगला प्रश्न है, गणना के दौरान धन और ऋण के चिन्हों को ध्यान नहीं दिया जाता है। तो किसकी गणना करते समय हम धन और ऋण चिन्हों को ध्यान नहीं देते? वह है माध्य विचलन। जब माध्य विचलन की गणना की जाती है तो हम धन और ऋण चिन्हों का ध्यान नहीं देते हैं। आगे है, पदों के विचरण की माप ही अपकरण है। यह परिभाषा किसने दी है? अपकरण की जो परिभाषा दी है वह बाउले ने दी है। क्या परिभाषा है? कि पदों के विचरण की माप ही अपकरण है। अगला प्रश्न है, पदों के विचरण के माप को कहा जाता है? तो अभी हमने देखा था, ऊपर भी देखा था, पदों के विचरण की माप को क्या कहते हैं? अपकरण कहते हैं। परिक्षेपण की सर्वश्रेष्ठ माप है। परिक्षेपण की सर्वश्रेष्ठ माप है प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे मानक विचलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्रेणी के प्रत्येक मूल्य पर आधारित होता है। तो श्रेणी के प्रत्येक मूल्य पर आधारित होता है प्रमाप विचलन, मानक विचलन, उसे मानक विचलन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है, विचरण गुणांक का सूत्र रिक्त स्थान है। तो विचरण गुणांक का सूत्र क्या है? प्रमाप विचलन बटे समांतर माध्य गुणा 100। ये स्मॉल सिग्मा है और नीचे एक्स बार रहेगा, यानी स्मॉल सिग्मा बटे एक्स बार गुणा 100। ये काय का सूत्र है? विचरण गुणांक का सूत्र है। अगला प्रश्न है, माध्य के लिए दिए गए विचलन का बीजगणितीय योग रिक्त स्थान होता है। तो माध्य से लिए गए विचलन का जो बीजगणितीय योग होता है वह 0 होता है। अगला प्रश्न है, प्रमाप विचलन रिक्त स्थान से निकाला जाता है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, प्रमाप विचलन जिसे हम SD या स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं वह केवल समांतर माध्य से निकलता है, जबकि जो माध्य विचलन होता है
वह समांतर माध्य से, मध्यिका से और बहुलक तीनों से निकाला जा सकता है। लेकिन जो प्रवाह विचलन होता है वह केवल समांतर माध्य के द्वारा ही परिकलित या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। चौथा है रिक्त स्थान औसत के मानों के अंतर को मापते हैं। तो माध्य विचलन, पहले वाले रिक्त स्थान में माध्य विचलन लिख देंगे, माध्य विचलन तथा अगले रिक्त स्थान में लिखेंगे प्रमाप विचलन। तो माध्य विचलन तथा प्रमाप विचलन औसत से मानों के अंतर को मापते हैं। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान की गणना बिना विचलन के सीधे मूल्यों से भी की जा सकती है। तो मानक विचलन या जिसे हम प्रमाप विचलन भी कहते हैं, उसकी गणना बिना विचलन के सीधे मूल्यों से भी की जा सकती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली जो अपकरण की माप है वह परास है। परास को विस्तार भी कहते हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम परास या विस्तार लिख सकते हैं। प्रमाप विचलन का सूत्र है, प्रमाप विचलन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? करनी के अंदर सिग्मा डी वर्ग x बटे n। तो ये प्रमाप विचलन का सूत्र है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान से लिए गए निरपेक्ष विचलनों का योग न्यूनतम होता है। तो जब हम मध्यिका से जो लिए गए निरपेक्ष विचलन हैं उनका योग हमें सबसे कम मिलता है, न्यूनतम होता है। अगला रिक्त स्थान है कि 2 या 2 से अधिक श्रेणियों में विचरण की तुलना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विचरण गुणांक का प्रयोग किया जाता है। 2 या 2 से अधिक श्रेणियों में जब विचरण की तुलना करना हो तो हमें विचरण गुणांक का प्रयोग करना होता है। अगला प्रश्न है, किसी श्रेणी के मूल्यों में भिन्नता की माप को क्या कहते हैं? उसी को परिक्षेपण की माप कहते हैं। और परिक्षेपण को कई जगह पे आप देखते हैं अपकरण भी लिखा होता है। अगला प्रश्न है, सही और गलत बताना है। पहला प्रश्न है, किसी श्रेणी के मान अपने औसत से कितनी दूरी पर हैं? परास तथा चतुर्थक विचलन यह बताने में उपयोगी नहीं है। तो यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, माध्य विचलन औसत से अंतरों का समांतर माध्य है। यह कथन भी सही है। तो यहाँ भी हमें सही लिख देना है, यह कथन भी सही है। प्रमाप विचलन ऋणात्मक हो सकता है। यह कथन असत्य है, गलत है, क्योंकि प्रमाप विचलन हमेशा कैसा आता है? धनात्मक होता है। ऋणात्मक हो सकता है, यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, सापेक्ष माप उन इकाइयों से मुक्त होते हैं जिनमें मान व्यक्त किए गए हों। यह कथन सही है, सत्य है। अगला जो सत्य का प्रश्न है, 5वां है, परास चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है। परास यानी विस्तार, यह तो चरम मूल्यों से प्रभावित होता है। इस कारण से यह कथन कैसा है? यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, प्रमाप विचलन का प्रयोग उच्चतर सांख्यिकी समस्याओं में हुआ है। तो यह कथन सही है। 7वां प्रश्न है, माध्य विचलन केवल समांतर माध्य से निकाला जा सकता है। तो माध्य विचलन, अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि माध्य विचलन की गणना करने के लिए हम समांतर माध्य से भी निकाल सकते हैं, मध्यिका से भी और बहुलक से भी निकाल सकते हैं। इसलिए यह कथन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रमाप विचलन का ऋणात्मक वर्गमूल मानक विचलन है। यह कथन भी कैसा है? गलत है। यानी विचरण का ऋणात्मक वर्गमूल मानक विचलन है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, परिक्षेपण के केवल निरपेक्ष मान होते हैं, सापेक्ष नहीं। यह कथन भी गलत है, क्योंकि परिक्षेपण के निरपेक्ष माप भी होते हैं और सापेक्ष माप भी होते हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्थक विचलन श्रेणी के प्रत्येक मूल्यों पर आधारित होता है। यह कथन भी असत्य है। अब बारी आती है जोड़ी मिलान की। सही जोड़ी मिलाना है। तो पहला है अंतर चतुर्थक विस्तार। अंतर चतुर्थक विस्तार का सूत्र क्या है? Q3 माइनस Q1। इसकी जोड़ी यहाँ मिल जाएगी। अगला प्रश्न, चतुर्थक विचलन गुणांक। चतुर्थक विचलन गुणांक का जो सूत्र है वह कौन सा है? चतुर्थक विचलन गुणांक का सूत्र है Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1। यानी कि एक बार हमें जो
हमारा Q3 है, यानी कि तृतीयक चतुर्थक में से एक बार हम प्रथम चतुर्थक को घटाएंगे बटे तृतीयक चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक को जोड़ देंगे। अगला प्रश्न है चतुर्थक विचलन का सूत्र है Q3 माइनस Q1 बटे 2। यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं सूत्र को, और यहाँ पे ऐसा लिखा है, दोनों सही है। अगला है विचरण गुणांक का सूत्र है स्मॉल सिग्मा बटे एक्स बार गुणा 100, यानी कि जो हमारा स्मॉल सिग्मा है, जो कि ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है, उसे लिखेंगे बटे एक्स बार, यानी कि माध्य होगा, और गुणा 100। यह है हमारा काय का सूत्र है विचरण गुणांक का। अगला प्रश्न है मानक विचलन या प्रमाप विचलन, जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं, उसका सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है। करनी के अंदर सिग्मा dx वर्ग बटे n, ऋण कोष्टक के अंदर सिग्मा dx बटे n कोष्टक बंद और इसकी घात 2। इसके बाद में माध्य यानी समांतर माध्य, इसका जो सूत्र है क्या दिया है, सिग्मा x बटे n। अगला प्रश्न है लारेंज वक्र से क्या कर सकते हैं, हम ग्राफिक निरूपण कर सकते हैं। इसके बाद कल्पित माध्य, जब हम कोई भी मनमाना मूल्य किसी श्रेणी से ले लेते हैं तो हम उसे कल्पित माध्य कहते हैं। अगला प्रश्न है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, परिक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से अर्थ भी लिख सकते हैं उसका, लेकिन मैंने आपको सरलतम रूप समझाने का प्रयास किया यहाँ पर कि परिक्षेपण क्या होता है। तो परिक्षेपण पदों के विचरण की माप को परिक्षेपण कहते हैं। परास की गणना का सूत्र बताइए। परास की गणना यानी विस्तार की गणना का सूत्र होता है R बराबर L माइनस एस। परास की गणना हो जाएगी, यानी विस्तार बराबर सबसे बड़ा पद मूल्य ऋण सबसे छोटा पद मूल्य। अगला है निम्न आंकड़ों से विस्तार ज्ञात कीजिए। तो ये आंकड़े जितने दिए हैं उन आंकड़ों से हमें क्या करना है, विस्तार ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सबसे ये देखेंगे, सबसे बड़ा पद मूल्य इसका 81 है और सबसे छोटा पद मूल्य श्रेणी में 35 है। 81 में से हम 35 को घटा देंगे, जो हमारा उत्तर आएगा 46। तो ये क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात करें। तो हमें विस्तार गुणांक ज्ञात करना है। विस्तार गुणांक का सूत्र क्या है, L माइनस एस बटे L प्लस एस। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पद मूल्य यहाँ पर है 72 और सबसे छोटा मूल्य है 24। तो एक बार हम 72 में से 24 को घटाएंगे बटे 72 धन 24 करेंगे, और इसको हल करने पे हमें 48 बटे 96 प्राप्त होगा, जिसे हम हल करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। विस्तार गुणांक हो जाएगा 0.5। समंकों अपकरण की सबसे सरल कौन सी है, यानी कि सबसे सरल अपकरण की माप कौन सी है, तो वह विस्तार है। विस्तार सबसे सरलतम माप है अपकरण की। अगला प्रश्न है मानक विचलन को परिभाषित कीजिए। तो हम मानक विचलन किसे कहते हैं कि किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए विभिन्न पद मूल्य के विचलनों का जो वर्ग है, उस वर्ग के माध्य का वर्गमूल श्रेणी का मानक विचलन कहलाता है। मानक विचलन को हम प्रमाप विचलन भी कहते हैं। एक बार मैं फिर आपको दोहराता हूँ कि किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए, जब हम समांतर माध्य से निकालते हैं क्या, विभिन्न पद मूल्यों के विचलन के वर्ग करते हैं, तब उनके माध्य का जो वर्गमूल होता है वह श्रेणी का मानक विचलन या प्रमाप विचलन कहलाता है। आपको कोई दूसरी इसकी परिभाषा याद है, आप उसको लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। परिक्षेपण की निरपेक्ष मापों के नाम लिखिए। तो परिक्षेपण की निरपेक्ष माप होती हैं परास है, माध्य विचलन है, मानक विचलन है। तो हम इनमें से कोई सी लिख सकते हैं। परिक्षेपण की सापेक्ष माप कौन सी होती है, परिक्षेपण की सापेक्ष माप जैसे विस्तार है, विस्तार गुणांक है, ये परिक्षेपण की सापेक्ष माप। अगला प्रश्न है माध्य विचलन से क्या अभिप्राय है। तो माध्य विचलन किसी श्रेणी के समस्त मूल्यों के विचलनों का माध्य होता है। यानी माध्य विचलन क्या है, माध्य विचलन किसी श्रेणी के समस्त मूल्यों के विचलनों का, जब हम औसत निकालते हैं, माध्य निकालते हैं, तो वह माध्य विचलन हो जाता है। अगला प्रश्न है यदि Q1 बराबर 10 है और Q3 बराबर 40 है,
तब हमें चतुर्थक विचलन गुणांक की गणना करना है। तो हमें यहाँ पर प्रथम चतुर्थक दिया हुआ है जिसे हम 10 दिया हुआ है और तृतीय चतुर्थक दिया है 40। तो हमें इसकी गणना करना है। सूत्र क्या होता है चतुर्थक विचलन का गुणांक का Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1। जब हमें मानों को भरेंगे तो ये आ जाएगा 40 ऋण 10 बटे 40 धन 10 बराबर 30 बटे 50। इसको हम जब काटेंगे तो 0.6 उत्तर हमारा आ जाएगा। इसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक आवंटित हैं जिनके लिए यह हैं, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। और इसके बाद में ये 3 अंक वाले प्रश्न हैं। इन 3 अंक वाले प्रश्नों में से ही वार्षिक परीक्षाओं में 2 और 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं इनमें से वार्षिक परीक्षा में पूछ जाएंगे। तो आप इनकी तैयारी अच्छे से कर लें। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल कराने का प्रयास किया है। आशा है आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर करें और हाँ, लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।